सीसीआई के पूर्व अध्यक्ष मॉनिटरिंग करते हैं और जनता की सेवा के काम में लगे रहते हैं। ऐसे गवर्नर साहब का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज अपने यहाँ अपने गांव पधारे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी गवर्नर साहब, कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे यशस्वी नेता आदरणीय श्री कमल पटेल जी, हमारे जल संसाधन मंत्री और मछुआ कल्याण मत्स्य विकास मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, जनजातीय कार्य और जनजाति कल्याण विभाग की मंत्री हमारी लाडली बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, हमारे बड़भा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सचिन बिरला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारे श्रीमती अनुबाई भारत सिंह तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र राठौर जी, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, हमारे सभी अन्य साथीगण भाई ओम प्रकाश जी, भागवत बाई जी, संगीता बाई जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक श्री राजकुमार मेव जी, पूर्व सांसद सुभाष जी, भूपेंद्र आर्य जी, आदरणीय बालकृष्ण पाटीदार जी, आदरणीय हितेंद्र सोलंकी जी, आदरणीय आत्माराम पटेल जी, धूल सिंह जी, जमुना सिंह जी, हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्षगण, हमारी नगर पंचायत के अध्यक्ष अलका जी, नंदकिशोर जी, अशोक जी। अब चूंकि भरा पूरा मंच है इसलिए आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम। वो भारत के संविधान निर्माता थे। भारत को बनाने का काम गजेंद्र जी ने सही कहा, संविधान हमें दिया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, और भारत को एक और अखंड बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगर वो ना होते तो भारत का ये स्वरूप भी ना होता। तो संविधान निर्माता को भी प्रणाम, लौह पुरुष को भी प्रणाम। मेरी बहनों और भाइयों, ये माँ अहिल्या देवी की नगरी है, सुशासन की सूत्रधार माँ अहिल्या के चरणों में भी मैं दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है, बैसाखी का भी पावन पर्व है, और इसलिए आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को गवर्नर साहब और मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करके आ रहे हैं। हमने महू में जहां उनका स्मारक बना है उसके पास एक 3.5 एकड़ जमीन, जहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर स्थान बना सके उसकी व्यवस्था भी की है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में उनके पंच तीर्थ जो है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, जहां उन्होंने संविधान लिखा, जहां उन्होंने दीक्षा ली और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उसको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया है। मैं एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके संविधान, बनाए हुए संविधान पर ही हम अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन आज मैं महेश्वर की इस पावन धरा पर आया हूं, बहुत दिनों के बाद आया हूं। महेश्वर वालों, माँ देवी अहिल्याबाई के नाम से, ये तो उनकी राजधानी थी। महेश्वर हमारा अद्भुत शहर है, ये साधारण शहर नहीं है। महेश्वर की अनेकों विशेषताएं हैं। ये केवल माँ अहिल्या की राजधानी नहीं थी, रावण को पराजित करने वाले राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी है महेश्वर। आदि गुरु शंकराचार्य जी और पंडित मंडन मिश्र के बीच में भी महेश्वर मंडलेश्वर में ही शास्त्रार्थ हुआ था। आज मेरे मन में बोले देवी माँ देवी अहिल्याबाई जी। और इस लोक में जो माँ के जीवन रहा, उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने जो अलग अलग काम किए हैं, जिनकी देवी अहिल्या ने, माँ अहिल्याबाई ने कहाँ कहाँ कुएं खुलवाए, बावड़ी खुलवाई, धर्मशाला बनवाई,
मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मैं समझता हूँ जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार माँ अहिल्या देवी ने किया, इतिहास में उसकी विशाल नहीं थी। ऐसी अपनी माँ अहिल्या के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने और आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन को, उनके इतिहास को, उनके किए गए कामों को जाने, वो सब चित्रों के द्वारा यहाँ उकेरेंगे, उसका पूरा एक मॉडल बनाएंगे और माँ अहिल्याबाई महालोक बन तैयार होगा और महेश्वर का यश और कीर्ति दिग दिगंत में फैलेगा। लेकिन आज बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं यहाँ इकट्ठा है। मेरी बहनों, माँ अहिल्या देवी देवी थी सचमुच में। लेकिन आज एक बात मैं आप सब बहनों से कहना चाहता हूँ, नारी कमजोर नहीं है। ये भारत की संस्कृति है कि जिसमें हजारों साल पहले कहा गया कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? माँ, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, भगवान वहीं निवास करेंगे। माँ बहन और बेटियों का हमारे देश में हमेशा सम्मान रहा। लेकिन मेरी बहनों, बीच में एक कार्यकाल खंड ऐसा आया जब मुगलों का शासन हुआ। उस जमाने से हमने माँ बहन और बेटी को बराबर का स्थान देना बंद कर दिया। पुरुष को ऊंचा स्थान और स्त्री जैसे उसकी गुलाम बन गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटी का जन्म अभिशाप माना जाने लगा। मेरी बहनों, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में अपने गांव में देखा है, बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, ढोल धमाके बजाए जाए। बेटा आया है और बेटी अगर आई तो मैया का चेहरा उतर जाए कि बेटी नहीं हो, कहीं की आफत हो गई हो। बेटी का जन्म अभिशाप माना जाने लगा और धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटी को जन्म दिया तो सास नाराज हो जाए कि बेटी पैदा कर रही है, और दूसरी बेटी तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो एक जमाना वो भी था जब परिवार के लोग कहें दूसरी शादी कर दो रे, इससे तो बेटा पैदा ही नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और बाद में स्थिति इतनी खराब हुई कि बेटियां, जब विज्ञान ने प्रगति की और पता चलने लगा कि कोख में कौन है, बेटा है कि बेटी है, और ये पता चल जाए कि कोख में बेटी आ रही है तो कोख को कत्ल खाना बना दिया। बेटियां कोख में मार दी गई, बेटियां कोख में मारी गई। ये पाप हुआ, ये अन्याय हुआ। पेट को कत्ल खाना बना दिया कुछ लोगों ने। मेरी बहनों, पेट को कत्ल खाना बना दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या बेटी को जन्म देना पाप है? क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हालत ये हो गई कि 1000 बेटे पैदा होते थे तो बेटियां 900 पैदा होने लगी, 900 बेटियां पैदा होने लगी। मेरी बहनों, बताना, बेटियों के बिना ये दुनिया चल सकती है क्या? दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन उल्टी रीत शुरू हो गई और गांव में देखा बहनों के साथ भी अन्याय होता था। अगर पति और पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पति ये उठाते थे थप्पा और कर दिया, चल निकल घर से। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं? बीच में होने लगा। और मैंने तो गाँव में कई बार देखा, कहीं ने डंडे से भी अपनी पत्नी को पीट दिया, और कोई बचाने आया तो पत्नी कहती थी मेरा आदमी है, मारे चाहे पीटे, तुम काहे को बीच में बोल रहे हो। कितनी दीनहीन बन गई हमारी बहनें। क्या बहनों की जिंदगी केवल इसीलिए थी, और इसलिए बहनों की हालत खराब होती चली गई। लेकिन मुझे गर्व है, मन में जब से बचपन में हमने देखा, हमारे मन में तकलीफ होती थी कि भगवान ये भेदभाव क्यों? एक ही माँ के कोख से बेटा भी पैदा हो, बेटी भी पैदा हो, बेटी के साथ अन्याय क्यों? बेटा और बेटी बराबर क्यों नहीं माने जाते? मैं छोटा था, मैं सांसद विधायक भी नहीं था। मैं एक जगह छोटी सी सभा में बोल रहा था और कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, बेटी को मत मारो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई
तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बात कर रहा है। और तब मुझे लगा कि शिवराज भाषण से बेटी नहीं बचेगी, बेटी बचाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ये तब की बात है जब मैं सांसद और विधायक भी नहीं हुआ करता था। और इसलिए पहले मैंने कोशिश की जब मैं विधायक बना कि हमारे क्षेत्र की बेटियों की कम से कम गरीब बेटी की शादी कर दें तो कुछ तो राहत मिले। लेकिन उसके बाद जैसे ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मेरी बहनों हमने तय कर लिया कि बेटियों की शादी अब गरीब को परेशान नहीं करेगी। बेटियों की शादी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाने का काम करेंगे। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने प्रारंभ किया। भाभी अनेकों योजनाएं बेटी को बचाने की बनी, लेकिन इससे भी मेरे मन में चैन नहीं था। मुझे लगा कि कुछ ऐसा कर शिवराज कि जिसके कारण बेटी बोझ ना रहे, बेटी वरदान बन जाए। और तब हमने अफसरों को बुला के कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि धरती पे मध्य प्रदेश की बेटी पैदा हो तो बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए। अफसर हंसने लगे कि बेटी लखपति कैसे होगी? अरे इनका बड़ी सरल बात है, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से रुपया निकालो और बेटी के नाम पैदा होती जमा कर दो, तो बड़ी जब तक होगी ब्याज होके लखपति बन जाएगी। बताओ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? और तब हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय कर दिया कि बेटी अगर जन्म लेगी 2 बेटियों तक तो उसके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 4,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 6,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो फिर 6,000 और 12वीं में 6,000 रुपया देंगे। और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया। और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी लाडली लक्ष्मी बेटी गई तो उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये योजना बनी है लाडली लक्ष्मी योजना। बताओ कैसी योजना है लाडली लक्ष्मी? सब बहने बोल के बताओ कैसी है। लेकिन इतने ही नहीं किया, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा कि बहनों की हालत अगर ठीक करना है तो और कदम उठाने पड़ेंगे। हमने अभी नहीं बेटी बाद में हमने तय किया कि एक काम करो, चुनाव जब होते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में सरपंच का चुनाव हो, जिला पंचायत का, जनपद का, नगर पालिका का, पार्षद का, अध्यक्ष का, आदि सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी, ये तय कर दिया। और उसी का परिणाम है कि जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बहन बैठी है और महेश्वर नगर पंचायत की अध्यक्ष भी बहन बैठी है। बताओ जरा मेरी बात सब सुन रहे हैं ना? पीछे तक बताओ सब सुन रहे हो? तो बताओ अगर हम ये रिजर्वेशन बहनों को नहीं देते चुनाव में तो बहनें सरपंच बन पाती क्या? अरे जोर से बताओ। अध्यक्ष बन पाती क्या? नहीं बन पाती। लेकिन अब बहनें सरकार चला रही है क्योंकि बहनों को सशक्त करना था, उनकी हालत ठीक करनी थी, इसलिए ये योजना बनी। और बहनें बना दिया नियम कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करेंगे ताकि बेटियां भी पुलिस में आ जाए और मां बहनों की ढंग से सुनवाई हो। बोलो अच्छा किया कि नहीं? जोर से बताओ अच्छा किया कि नहीं? लेकिन इतना ही नहीं, एक काम और बताता हूं, एक काम और बताता हूं। जमीन जायदाद, खेत, मकान, दुकान कौन के नाम पे होते हैं? साहब के नाम पे। पत्नी के नाम पे तो कुछ रहता नहीं। तो हमने तय किया कि अब अगर कोई खेत खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा और पत्नी के नाम पे खरीदेगा या बहन के नाम पे खरीदेगा
तो उसको रजिस्ट्री का शुल्क कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, केवल 1% लगेगा। तो हमने 1% घटा के कर दिया। तो भैया उन बोले, और तेरे नाम से जमीन खरीद रहा हूं, पैसा लगेंगे, ले तेरे नाम पे जमीन। तो कई जगह बहनों के नाम पे जमीन, मकान, दुकान हो गए। सही बात है कि नहीं बताओ? वैसे थोड़ी खरीदते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक काम और किया कि प्रधानमंत्री आवास का मकान बनेगा तो केवल पति के नाम पे नहीं, पति और पत्नी दोनों के नाम पे बनेगा। और नहीं तो लड़ाई हुई तो पतिदेव का निकल घर से, तेरे घर है का। लेकिन अब गर्व से कह सकते हो, हाँ मेरा भी है, मेरा भी तो नाम। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजना बनाई महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और बहनों, लेकिन इसके बाद भी मन में एक बेचैनी थी कि एक योजना और चाहिए। बताओ मेरी गरीब बहनों, अगर बहन गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, और मन में ये हुआ कि आज मायके जाऊंगी, और इच्छा हुई कि भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले लूं, कपड़ा ले लूं, और पतिदेव से कहा कि जरा 500 रुपया तो दो, मैं मायके जा रही हूं। उनका कहां से दे दूं तुम्हें पैसा? रोज जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ मुंह महसूस कर रह जाती थी कि नहीं? अरे बताओ, पैसा थोड़ी सी भी जरूरत पड़ जाए तो बहन के खाली हाथ। तब मेरे मन में एक बेचैनी थी कि ऐसी कौन सी योजना बने जिससे बहनों को कम से कम छोटे मोटे खर्चों की दिक्कत ना आए। और तब एक दिन रात भर हम सोचते रहे, और सवेरे 4 बजे बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और तय कर दिया कि हर वो बहन जो गरीब है, जिसकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है सालाना, परिवार की 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी, विवाहित 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र, घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, नेता एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए। ऐसी जो बहनें हैं उन सब बहनों को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा, ये फैसला किया। अच्छा, एक बात और मन में आई कि सगा भैया अपना सावन के महीने में आता है, रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाता है और पैसा देता है। देता है कि नहीं देता? कपड़े, पैसा, कुछ ना कुछ तो देता है। तो मेरे मन में आया कि शिवराज तू भी तो भैया है रे, हूं कि नहीं भैया? हाँ तो जोर से बताओ ना। अरे भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला? अब सगा ही हूं। तो मुझे लगा कि तुमको भी तो देना चाहिए, लेकिन ये लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। जब तक हर महीना पैसा नहीं मिले तब तक बहन का काम नहीं चलेगा, और इसलिए हर महीना देने की योजना बनी है। और मेरी बहनों देखो, पैसा है तो आत्मसम्मान है, पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही बात है। अब देखो, एक बहन को 1000 रुपया मिलेंगे तो साल भर में कितने हो जाएंगे? जोर से बताओ। और घर में 2 बहू हुई तो कितने हो जाएंगे? 2 ही को देंगे, एक को थोड़ी देंगे। छोटी को भी देंगे, बड़ी को भी देंगे, तो 24,000। और सासू जी अगर बूढ़ी है और पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ के हो जाएगी 1000, तो कितने हो जाएंगे बताओ? और जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, प्रधानमंत्री जी देते हैं 6000 रुपया, 4000 राज्य सरकार देती है, तो 10,000 वो मिलते हैं। तो इतने रुपया मिलके हो जाएंगे कि परिवार की हालत ठीक हो जाएगी कि नहीं? अरे जोर तो बताओ, हो जाएगी। और देखो, सास बहू के संबंध भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सासू जी कहेंगी अरे हर महीना 1000 रुपया तो आ रहे हैं, बहू की रोटी में घी चुपड़ दो बहू की रोटी में। ठीक बात है कि नहीं? और बहू भी कहेगी अगर पेंशन मिली उनको तो कहेंगे माता जी के पांव दबाओ रे सोते समय। तो सास बहू के संबंध भी सुधर जाएगा। और एक बात और सुनना, अभी तक पतिदेव से मांगती थी कि लाओ रुपया कहीं जाना है। अगर पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ गई तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेंगी। रखेंगी कि नहीं बचा के? और पतिदेव का मोह उतरा हुआ आया और तुमने पूछा
क्या बात है पप्पू के पापा, आज उदास क्यों हो? वो कहें क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, बड़ी जरूरत थी। तो पट कहेगी निकाल के, ये ले जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास रखे हैं। परिवार के समीकरण बदल जाएंगे। ये साधारण योजना नहीं है, ये असाधारण योजना है मेरी बहनों। और कल बेटा बेटी ने कहा माँ स्कूल जा रहा हूं, मुझे कुछ दिला दे, तो झट से दिला दोगी। किताब खरीदवा दे, किताब खरीदवा दोगी। दवाई ला दे, दवाई ला दोगी। तो ये परिवार बदलने की योजना है। और इसलिए मेरी बहनों बताओ, ये योजना अच्छी है कि नहीं? सब बताओ अच्छी है कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब सुनो, अप्रैल में फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन कौन ने फॉर्म भरे जरा हाथ तो उठाओ। जिनके फॉर्म भरा गए आवेदन हाथ उठाओ। अब नीचे करो, पीछे भी। जिनके आवेदन नहीं भरा है वो हाथ उठाओ। अभी बचे कलेक्टर जरा तुरंत ध्यान दें माइक पे आके, अभी बताएं कितने आवेदन भर गए और कितने आवेदन बचे हुए हैं। अभी 15 दिन बाकी है, आज 14 तक 16 दिन। अभी कितने भर गए? ठीक है, अब अच्छा अभी मत बताओ। अब जिनने फॉर्म नहीं भरे 30 तारीख तक सब फॉर्म भर लें, 30 अप्रैल तक। और फॉर्म भरने के कोई पैसा नहीं लगते, पता है कि नहीं? जिनने भरे उनसे कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? अरे जोर से बताओ, नहीं मांगे। EKYC के भी 15 रुपया दे रहे हैं हम, ताकि बहनों के पैसा ना लगे। और सिग्नल नहीं हो तो दूसरे गांव जाने के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बहनों को कोई तकलीफ नहीं हो। अप्रैल में आवेदन भर जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी और पहला 1000 रुपया आएगा 10 जून के दिन खाते में। 10 जून के दिन, जून से शुरू तो हर महीना आता रहेगा, लेकिन बैंक खाते में तुम्हारे ही आएगा। इसलिए EKYC करवा रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में अगर पहुंच गया तो पता नहीं दे कि नहीं दे। इसलिए मैंने कहा आना तो आपके ही खाते में आना चाहिए ना, इसलिए बहनों के खाते में। तो मेरी बहनों चिंता मत करो, ये योजना आपकी जिंदगी बदल देगी। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ने अनेकों योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना, फ्री में राशन, एक नहीं अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। बताओ जनता के लिए इतनी अच्छी योजनाएं कभी कांग्रेस ने चलाई थी क्या? अरे जोर से बताना, कभी नहीं चलाई, केवल बात करते रहे। और योजना और उनकी राज आ गया था तो बंद कर दी थी मेरी कई योजना ही बंद कर दी। संबल बंद कर दी, लड़ुआ के पैसा बंद कर दिए थे, बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में देता था, वो पैसा तक तो बंद कर दिए थे। तो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर अपना काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपनी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक फैसला और किया मेरी बहनों, 1 अप्रैल से दारू के पीने के जितने अहाते थे सब अहाते बंद कर दिए गए हैं। अब कोई दारू का अहाता नहीं। और नहीं तो पी और हिलते डुलते डोलते गिरते पड़ते, कई बार एक्सीडेंट हो गया, कई बार छेड़ाछाड़ी कर दे। और इसलिए दारू के अहाते सारे बंद। यहाँ SP है कि नहीं भाई? दारू के अहाते बंद हो गए कि नहीं सब? जब फटाफट बताओ, कहाँ है SP? कहाँ है? माइक पे आओ, माइक पे। दारू के अहाते बंद हो गए कि नहीं? सर लगातार कार्रवाइयां हो रही है सर, महेश्वर मंडलेश्वर क्षेत्र में कार्रवाई करा रहे हैं। सब बंद करो, दारू के अहाते नहीं चलेंगे। बहनों के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी, जिसमें बहन और बेटियां आगे बढ़े। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आज गवर्नर साहब अपने बीच आए हैं। केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आपका भाई हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपका परिवार है। और इसलिए मेरी बहनों अपने अपने गांव में एक लाडली बहना सेना भी बनाना है। 10-12 बहनें निकले जो लाडली बहना योजना को भी देखेंगी और उसके साथ साथ नशा और दूसरी खराब चीजें उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। अब मैं केवल इतना चाहता हूं, क्या हमने तो आपके लिए योजना बना दी, अब
आप सबका साथ हम दे रहे हैं, तो भैया का साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलना चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, आइए एक नया जमाना लाए, मिलके साथ चलें, अपना परिवार ठीक करें, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। हम सब मिलके साथ काम करें। बोलो, सब तैयार हो? भाई बहन सब साथ मिलकर काम करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के पीछे तक भारत माता की जय बोल के भैया के साथ, बीजेपी की सरकार के साथ चलने का संकल्प लेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई भी उठाओ हाथ, बोलो भारत माता की, मां अहिल्या देवी की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मेरी बहनों, अब हम सबको संबोधित करेंगे हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, जो जनता की जिंदगी बदलने में जुटे हुए हैं। आप सब ताली बजा के मंगू भाई पटेल जी को भाषण के लिए आमंत्रित करें, गवर्नर साहब को भाषण के लिए आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अभी गवर्नर साहब बोल रहे हैं। एक बार और भारत माता की जय जोर से बोलेंगे। भारत माता की। राजस्थान को मिली